अगला टॉपिक दिया गया है वर्ष 2025-26 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन। संबंधित क्षेत्र समझौता दिया गया है और कौन-कौन से देश के बीच समझौता हुआ है वो दिया गया है। यहाँ पे ईयर दिया गया है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए देखते हैं, यमुना जल परियोजना लागू करने के लिए हरियाणा और राजस्थान राज्य के बीच समझौता हुआ है। जल प्रबंधन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और सऊदी अरब के बीच समझौता हुआ है। भारतीय पर्यटन स्थलों के प्रचार के लिए पर्यटन मंत्रालय और गूगल के बीच समझौता हुआ है। दीर्घकालीन ऊर्जा साझेदारी, ये जो है भारत और वेनेजुएला देश के बीच समझौता हुआ है। गुजरात में कल्पसर परियोजना पर तकनीकी सहयोग के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच समझौता हुआ है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम तकनीकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और वियतनाम के बीच समझौता हुआ है। वहीं फ्रेंड्स अगर बात करते हैं शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत और स्वीडन के बीच समझौता हुआ है। एलपीजी सप्लाई के लिए भारत और यूएई के बीच समझौता हुआ है। एआई स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत और जापान के बीच समझौता हुआ है। एमएसएमई क्षेत्रों को एकीकृत और विकसित करने के लिए भारत और दक्षिण कोरिया के बीच समझौता हुआ है। आधार केंद्रों को गूगल मैप पर प्रदर्शित करने के लिए उदाई और गूगल के बीच समझौता हुआ है। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। वन्यजीव सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता हुआ है। हैमर मिसाइल के लिए हैमर मिसाइल के निर्माण के लिए रेल जो भारत का है और सेफ्रॉन जो रूस का है, इन दोनों देशों के कंपनियों के बीच समझौता हुआ है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए भारत और ओमान के बीच समझौता हुआ है। भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए तेलंगाना और यूएई के बीच समझौता हुआ है। आप्रवासन सुरक्षा और सहयोग के क्षेत्र में समझौता भारत और जर्मनी के बीच हुआ है। वहीं फ्रेंड्स बात करते हैं डाक एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए भारत और जर्मनी के बीच समझौता हुआ है। दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और लाइब्रेरिया के बीच समझौता हुआ है। साझा शिक्षण एवं शैक्षणिक नवाचार हेतु गति शक्ति विश्वविद्यालय और अमेजन के बीच समझौता हुआ है। रेनॉल्ड्स समझौता लॉजिस्टिक सहायता का पारंपरिक आदान प्रदान हेतु भारत और रूस के बीच समझौता हुआ है। व्यावसायिक कौशल में क्रांति लाने के लिए एमएसडीई और ऑटोडेस्क के बीच समझौता हुआ है। सशस्त्र सेनाओं के बीच संचालनात्मक साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता हुआ है। धान से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए आईआईएससी और बेंगलुरु और पंजाब के बीच समझौता हुआ है। संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग हेतु भारत और जापान के बीच समझौता हुआ है। रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन भारत और मोरक्को के बीच समझौता हुआ है। निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत और इजराइल के बीच समझौता हुआ है। वहीं अगर हम फ्रेंड्स बात करते हैं खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए ऑयल इंडिया और एचसीएल के बीच समझौता हुआ है। सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड और इन्फोसिस के बीच समझौता हुआ है। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं खनिज सीमा पर भुगतान, ये तो हो गया फ्रेंड्स। वहीं अगर हम बात करते हैं समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समझौता हुआ है। रक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए असम राइफल और आईआईटी मणिपुर के बीच समझौता हुआ है। मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता हुआ है। व्यापार स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान क्षेत्रों में सहयोग बढ़ावा के लिए भारत और नामीबिया देश के बीच समझौता हुआ है। पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ है। भारत के पहले स्वदेश ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण के लिए भारत और नॉर्वे के बीच समझौता हुआ है। वहीं फ्रेंड्स बात करते हैं 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने एवं ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग हेतु इसके लिए भारत और डेनमार्क के बीच क्या हुआ है समझौता हुआ है। हाय फ्रेंड्स अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक दिया गया है मोबाइल ऐप एवं पोर्टल 2025-26। यहाँ पे पोर्टल ऐप दिया गया है और ये जो ऐप जारीकर्ता किसके द्वारा किया गया है ये दिया गया है और इसके उद्देश्य या संबंधित तथ्य क्या है इसके बारे में भी दिया गया है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। जैसे
अभिज्ञान ऐप राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य देश में अपराध नियंत्रण और जांच व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए ये पोर्टल जारी किया गया है। कौशल सेतु और सारथी पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं। राज्य की कौशल विकास प्रणाली को डिजिटाइज करने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। नलम टीएन पोर्टल तमिलनाडु सरकार के द्वारा जारी किया गया है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। पीएम अजय ऐप यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति योजनाओं की वास्तविक समय निगरानी के लिए। जीवन ऐप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए। अब है चैटबैट, तो ये जो है सीबीआई के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य साइबर धोखाधड़ी से बचाव के लिए किया गया है। डिजिटल अरेस्ट वहीं अगर हम बात करते हैं श्रम मित्र ऐप हरियाणा सरकार के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य श्रमिकों अर्थात मजदूरों और काम देने वालों अर्थात नियोक्ताओं को सीधे जोड़ने के लिए यह ऐप जारी किया गया है। प्रशस्त 2.0 ऐप एनसीईआरटी के द्वारा जारी किया गया है। वहीं इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों में विकलांगताओं के शुरुआती चरण की पहचान करने के लिए किया गया है। ई श्रम साथी ऐप छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य श्रमिकों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया है। कुआ रेल ऐप मिजोरम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, यह जारी किया गया है। इसका उद्देश्य आपदा की जानकारी एवं वास्तविक समय में आपदाओं की रिपोर्टिंग के लिए। सीन ऐप सीन ऐप जो है ये भारतीय रेलवे के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न घटना अधिसूचना सशक्तिकरण के लिए। वहीं अगर हम बात करते हैं पंखुड़ी पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और इसका मुख्य पॉइंट इसके माध्यम से कोई व्यक्ति या संगठन महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं में आर्थिक योगदान कर सकता है एवं योजना क्रियान्वयन की निगरानी कर सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं साथी पोर्टल SATHEE पोर्टल ये जो है ना ये शिक्षा मंत्रालय एवं IIT कानपुर के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य ये है कि ये आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मुफ्त उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने हेतु ये है। भू भारती पोर्टल ये तेलंगाना सरकार के द्वारा जारी किया गया है। वही अगर हम बात करते हैं इसका मुख्य पॉइंट एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल उत्तराखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य 4 धाम यात्रा 2026 के लिए शुरू की गई एक डिजिटल स्वास्थ्य पहल है। आशा रेल मोबाइल इकाई यह गुजरात सरकार के द्वारा जारी किया गया है। मुख्य पॉइंट कैंसर का शीघ्र पता लगाने और उसकी जांच करने के लिए। निवेश मित्र 3.0 उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है और इसका जो उद्देश्य एआई संचालित विंडो है जो राज्य में निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाएगा। सी बॉक्स पोर्टल ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए। भारत विस्तार ऐप कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य किसानों को उनकी अपनी भाषा में खेती से जुड़ी सटीक जानकारी देने के लिए की गई है। गृह लक्ष्मी पोर्टल कर्नाटक सरकार के द्वारा जारी किया गया है और उद्देश्य महिला उद्यमियों के उत्पादों को प्रदर्शित और विपणन करने के लिए। संचार साथी ऐप दूरसंचार विभाग डॉट के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य मोबाइल डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले IMEI की वास्तविकता वेरीफाई करने के लिए यह ऐप जारी किया गया है। वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं सुजलम भारत ऐप जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। उद्देश्य ग्रामीण पेयजल प्रणालियों को ट्रैक करने प्रबंधित करने और बेहतर बनाने के लिए जारी किया गया है। कायका सेतु पोर्टल कर्नाटक सरकार के द्वारा जारी किया गया है और युवाओं को रोजगार देने के लिए यह ऐप लागू किया गया है या जारी किया गया है। माई भारत ऐप केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा जारी किया गया है। युवा नेतृत्व और सामाजिक भागीदारी के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करने हेतु जारी किया गया है। नेवल अलोन ऐप एम्स दिल्ली के द्वारा जारी किया गया है।
वहीं इसका उद्देश्य की बात करते हैं तो छात्रों में आत्महत्या की प्रकृति को रोकने के लिए पीएम सेतु पोर्टल पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी किया गया है। और उद्देश्य जो है भारत के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों जैसे आईआईटीज का आधुनिकीकरण करने के लिए कपास किसान ऐप केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा जारी किया गया है। वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से कपास की खरीद के लिए यह जारी किया गया है। वहीं फ्रेंड्स अगर बात करते हैं समीर 2.0 ऐप केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। और इसका जो उद्देश्य है देश के नागरिकों को वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता की जानकारी देने के लिए गज रक्षक ऐप मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है। और इसका उद्देश्य मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए। वहीं अगर हम फ्रेंड्स अगर बात करते हैं अगला तो क्या है ज्ञान भारत पोर्टल संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा यह जारी किया गया है। और इसका जो उद्देश्य है देश में समृद्धि पांडुलिपि धरोहर को डिजिटलीकृत और संरक्षित करने के लिए। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। ज्ञान भारत पोर्टल संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। और ये आपको पता भी चल गया कि देश के समृद्धि पांडुलिपि धरोहर को डिजिटलीकृत और संरक्षित करने के लिए यह ऐप जारी किया गया है। सीनेट ऐप जो है भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है। और इसका जो उद्देश्य है मतदान के आंकड़े तेजी से और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है। और इसका उद्देश्य यूपीएससी में चयनित न हो पाने वाले मेधावी उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान करने हेतु सुजलाम भारत ऐप केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। और इसका उद्देश्य ग्रामीण पेयजल योजना में पारदर्शिता लाने के लिए प्रवाह पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। और इसका उद्देश्य विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित डिजिटाइज और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु उम्मीद पोर्टल केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है। और देश भर में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने हेतु यह ऐप लागू या जारी किया गया है। आइए फ्रेंड्स अगला पॉइंट देखते हैं। अगला टॉपिक दिया गया है संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025-26। आइए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है संयुक्त सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच यह अभ्यास हुआ है और कौन से जगह पर यह अभ्यास हुआ है और ये जो अभ्यास है कौन से सेना से संबंधित है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन को पूछा जाता है। देखते हैं 30वां रिमपैक 2026 ये जो संयुक्त अभ्यास है ये बहुराष्ट्रीय है और हवाई द्वीप समूह और प्रशांत महासागर में यह अभ्यास हुई है। ये नौसेना का अभ्यास है। टाइगर लाइनिंग 2026 ये जो अभ्यास है अमेरिका और बांग्लादेश के बीच ये संयुक्त अभ्यास है। सिलहट सैन्य क्षेत्र बांग्लादेश में है और यहीं पे यह अभ्यास हुआ है, थल सेना का अभ्यास है। पिच ब्लैक अभ्यास 2026 बहुराष्ट्रीय है और यह ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ये वायुसेना से संबंधित है। 23वां खान क्वेस्ट 2026 ये संयुक्त अभ्यास मंगोलिया और अमेरिका के बीच ये संयुक्त अभ्यास है। ये मंगोलिया के उलान बटोल में मंगोलिया की राजधानी उलान बटोल है, यहीं पे आपका क्या हुआ है 23वां खान क्वेस्ट 2026 संयुक्त अभ्यास हुआ है, थल सेना से संबंधित अभ्यास है। बलिकातन युद्ध अभ्यास 2026 अमेरिका और फिलीपींस के बीच यह अभ्यास हुई है और फिलीपींस में हुआ है, थल सेना से संबंधित है। सिनबैक्स 2 2026 भारत और कंबोडिया के बीच यह संयुक्त अभ्यास हुआ है और ये जो है ये कंबोडिया में हुआ है। इसमें भारतीय सेना के 120 जवान शामिल हुए थे, थल सेना से संबंधित है। चौथा डीरेक्स अभ्यास जो है ये किन किन देशों के बीच संयुक्त अभ्यास है, तो भारत और श्रीलंका के बीच का ये संयुक्त अभ्यास है। कोलंबो में यह अभ्यास हुआ है, ये जो है नौसेना से संबंधित है। साइक्लोन 4 अभ्यास 2026 भारत और मिस्र के बीच ये इसका संयुक्त अभ्यास है और मिस्र के अन्य स्थान में हुआ है, ये थल सेना से संबंधित है। 7वां डस्टलिक अभ्यास 2026 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच यह अभ्यास हुआ है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो गुरुम सराय फील्ड ट्रेनिंग एरिया जो उज्बेकिस्तान के नामगंगन क्षेत्र है यहीं पे हुआ है, थल सेना से संबंधित है। जानते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादातर आपसे आपके एग्जाम में क्या पूछा है, जो ये टाइगर लाइटनिंग 2026 का अभ्यास है किन किन देशों के बीच का यह संयुक्त अभ्यास है। जैसे बलिकातन युद्ध अभ्यास 2026 कौन कौन से देश के बीच का यह संयुक्त अभ्यास है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ये नहीं भी याद रखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, इस पर भी आप कम ध्यान दीजिएगा तो भी चलेगा, परंतु ये जो पॉइंट है इसको जरूर से याद रख लीजिएगा।
आइए देखते हैं इन सीटू 2026 अभ्यास है। भारत और थाईलैंड के बीच का संयुक्त अभ्यास है। मलक्का स्टेट के पास जो एसयू 13 MKI ने भाग लिया था और वायुसेना से संबंधित है। काका डू 2026 अभ्यास बहुराष्ट्रीय है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, थल सेना से संबंधित है। फ्रीडम शील्ड 2026 अभ्यास अमेरिका दक्षिण कोरिया के बीच का यह संयुक्त अभ्यास है, दक्षिण कोरिया में हुआ है, थल सेना से संबंधित है। सी ड्रैगन 2026 अभ्यास बहुराष्ट्रीय है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो ये जो है ना अमेरिका के गुआम के एंडरसन वायुसेना अड्डे पर हुआ है, नौसेना से संबंधित है। 11वां लानिटीडे 2026 अभ्यास भारत और सेशल्स के बीच हुआ है, सेशल्स में हुआ है, थल सेना से संबंधित है। 16वां ब्रज प्रहार 2026 ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ है, हिमाचल प्रदेश के बकलोह क्षेत्र में हुआ है और ये जो है थल सेना से संबंधित है। 7वां धर्म गर्जियन 2026 भारत और जापान के बीच का यह संयुक्त अभ्यास है, उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ है, थल सेना से संबंधित है। वायु शक्ति 2026 ये जो है घरेलू था, IAF की सभी इकाइयां इसमें भाग ली हुई थी। वहीं अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण रेंज में हुआ है और ये जो है वायु से संबंधित है, वायुसेना से संबंधित है। इस बात को जरूर से याद रख लीजिएगा। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। देखेंगे ये हम लोग देख लिए हैं। पहला प्रगति 2026 अभ्यास बहुराष्ट्रीय है, मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन पर हुआ है, थल सेना से संबंधित है। वायु गार्जियन 2026 भारत और थाईलैंड के बीच का यह संयुक्त अभ्यास है, थाईलैंड के कोराट में हुआ है। LCA तेजस और SU-13 MKI ने भाग लिया है, वायुसेना से संबंधित है। वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं 13वां मिलन अभ्यास 2026 बहुराष्ट्रीय है, ये जो है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ये हुआ है, INS विक्रांत इसमें भाग लिया है, नौसेना से संबंधित है। 13वां खंजर अभ्यास 2026 भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है, असम के मसा मारी में हुआ है, थल सेना से संबंधित है। 17वां दूती अभ्यास भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच हुआ है। वहीं अगर हम बात करते हैं ये कहाँ हुआ है तो मालदीव में हुआ है, भारतीय तट रक्षक बल ने इसमें भाग लिया है, नौसेना से संबंधित है। 8वां एक था एक कथा 2025 ये जो अभ्यास है भारत और मालदीव के बीच हुआ था और ये कहाँ तो मालदीव में हुआ है, नौसेना से संबंधित है। वही फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं आगे डेजर्ट साइक्लोन 2 2025 ये भारत और UAE के बीच हुआ है, अबू धाबी में हुआ था, ये थल सेना से संबंधित है। किससे संबंधित फ्रेंड्स, थल सेना से संबंधित है, इस बात को जरूर से याद रख लेंगे। 14वां इक्वेरिन 2025 भारत और मालदीव का संयुक्त अभ्यास है, ये केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ है, थल सेना से संबंधित है। 5वां हरिमऊ शक्ति 2025 भारत मलेशिया का संयुक्त अभ्यास है, राजस्थान में हुआ है, थल सेना से संबंधित है। 19वां सूर्य किरण 2025 भारत नेपाल के बीच का यह संयुक्त अभ्यास है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ है, थल सेना से संबंधित है। 11वां मित्र शक्ति 2025 भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला यह संयुक्त अभ्यास है, कर्नाटक के बेलगावी में हुआ है, थल सेना से संबंधित है। वहीं अगर फ्रेंड्स बात करते हैं 8वां अजय वॉरियर 2025 ये जो है भारत और यूके के बीच हुआ है, ये राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के पास हुआ और ये थल सेना से संबंधित है। 8वां गरुड़ 2025 भारत और फ्रांस के बीच ये हुआ था। वहीं अगर हम बात करते हैं ये कहाँ हुआ था, फ्रांस में सुखोई 1330 MKI विमान ने इसमें हिस्सा लिया था, वायुसेना से संबंधित है। 6वां विंडेक्स 2025 भारत वियतनाम के बीच यह अभ्यास हुआ है, यह वियतनाम के हनोई में हुआ है, थल सेना से संबंधित है। वहीं अगर हम बात करते हैं ओसिन डेक्स 2025 ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला अभ्यास है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि हुआ कहाँ है तो उत्तरी प्रशांत महासागर नौसेना से संबंधित है। किससे संबंधित फ्रेंड्स, नौसेना से संबंधित है, इस बात को जरूर से याद रख लेंगे। आइए आगे की ओर देखते हैं। अगला है 28वां मालाबार 2025 ये जो अभ्यास है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ऐसे भी आप जानते हैं कि ये जो चारों हैं ये क्वाड देश के अंतर्गत आते हैं। यहाँ लिखा भी है क्वाड देश में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान आते हैं। तो ये 28वां मालाबार 2025 जो संयुक्त अभ्यास हुआ था ये क्वाड देश के बीच हुआ था, प्रशांत महासागर के गुआम में हुआ था, नौसेना से संबंधित है। किससे संबंधित फ्रेंड्स, नौसेना से संबंधित है। जेमेक्स 2025 भारत और जापान के बीच होने वाला यह संयुक्त अभ्यास है। जापान इसमें क्या है, जापान में हुआ था, INS सह्याद्री ने इसमें भाग लिया था, नौसेना से संबंधित है।
पांचवा समुद्री शक्ति 2025 भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ था, और ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ है, वही ये नौसेना से संबंधित है। चौथा ऑस्ट्रिया हिंद 2025, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला अभ्यास है, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ पर्थ में हुआ है, थल सेना से संबंधित है। इंद्र 2025 भारत और रूस के बीच हुआ है, ये जो है राजस्थान के बीकानेर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के पास हुआ है, थल सेना से संबंधित है। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को आप जरूर से याद रख लीजिएगा। क्वाड देश के अंतर्गत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान आते हैं। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट दिया गया है विधानसभा चुनाव 2025-26। देखते हैं, ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स। 2026 में देश के 4 राज्य असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी सहित 5 राज्य में विधानसभा चुनाव संपन्न कराए गए। 15 मार्च 2026 को इन चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा की गई थी और सभी राज्यों के चुनावी नतीजे 4 मई 2026 को घोषित कर दिया गया है। आइए फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं, यहाँ पे राज्य विधानसभा सीटें और मतदान तिथि यहाँ पे दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पे राज्य और यूटी दिए गए हैं, विधानसभा की सीटें अर्थात इस राज्य में कुल कितने विधानसभा का सीटें हैं, और इस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कौन से तिथि को मतदान होना था ये भी यहाँ पे दे दिए गए हैं। जैसे असम, तो असम में विधानसभा की सीटें 100 कितना है 26 है। अगर विधानसभा में कोई भी पार्टी अगर सरकार बनानी चाहती है तो 126 का आधा अर्थात 63 सीट को जीतना पड़ेगा, 63 या 63 से अधिक सीट को जीतना पड़ेगा। जो भी पार्टी 63 या 63 से अधिक सीट प्राप्त कर लेता है विधानसभा में, तो वो असम में क्या बनाएगा, सरकार बनाएगा। ये बात को अब फ्रेंड्स पता ही होगा कि जो विधानसभा का चुनाव होता है वो मूल तौर पर मुख्यमंत्री के लिए होता है, और लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रधानमंत्री के लिए होता है। तो हर एक राज्य में विधानसभा है और 6 ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है। और वो 6 राज्य में जो विधान परिषद है, तो वहाँ पे सिंपल सी बात है कि 2800 राज्य में जो होगा वहाँ पे विधानसभा होगा। और जो 6 राज्य है, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, लेकिन ये फ्रेंड्स यूपी हो जाएगा, अ, महाराष्ट्र हो जाएगा। ये सब जो 6 राज्य है, इस 6 राज्य में क्या है, विधान परिषद है। तो विधान परिषद और विधान सभा अगर दोनों रहता है तो द्विसदात्मक विधायिका वाला स्टेट बोलते हैं। तो 6 ही ऐसे राज्य हैं जो द्विसदात्मक विधायिका वाला राज्य है। ये 6 आपको देख सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे असम में 126 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पे मतदान 9 अप्रैल को हुआ, एक चरण में हुआ। केरल जो है, केरल में 140 विधानसभा की सीटें हैं। अगर यहाँ पे सरकार बनाना है तो इसका आधा अर्थात 70 या 70 से अधिक सीट प्राप्त करना पड़ेगा। यही 9 अप्रैल को एक चरण में मतदान हुआ था। पुदुचेरी इसमें 30 विधानसभा की सीटें हैं, 9 अप्रैल एक चरण में हुआ था। तमिलनाडु 234 विधानसभा की सीटें हैं, 23 अप्रैल एक चरण में यह मतदान हुई थी। पश्चिम बंगाल 294, यहाँ पे 294 पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सीटें हैं और 23 और 29 अप्रैल 2 चरण में ये जो चुनाव संपन्न हुआ था। इस बात को याद रख लेंगे फ्रेंड्स। आइए देखते हैं, इसी का स्वरूप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यही जो चीज़ है ना यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया गया। 4 मई 2026 5 राज्यों के विधान सभा चुनाव नतीजे, अंतिम सीट विवरण यहाँ पे दिए गए हैं। ये सब आप देख सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यही चीज़ को आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको पढ़ भी लेंगे। आइए हम लोग अगला मुख्य पॉइंट जो है उसको देखने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 महत्वपूर्ण आंकड़े यहाँ दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये बातें हैं, इसको जरूर से याद रख लेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव का क्रम से इस बार कौन था, 18वां था। और कुल जो सीट प्राप्त हुआ 200 अर्थात हम बोल सकते हैं कि बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं, तो 243 है। 243 पर ही ये चुनाव होना था। इसमें एससी आरक्षित सीटें कितना था, 38 था। एसटी आरक्षित सीटें 2। अधिसूचना जारी 6 अक्टूबर 2025 को हो गई थी। चुनाव के चरण 2 चरणों में संपन्न हुआ था। पहला जो चरण हुआ था वो 18 जिले और 121 सीट पर हुआ था। और 18 जिले जो प्रथम जो चरण था वो 6 नवंबर 2025 को हुआ। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरा चरण, तो दूसरा चरण 20 जिलों में, और वैसे भी आप जानते हैं कि बिहार में 38 जिले हैं। और दूसरा जो चरण हुआ वो 122 सीट पर चुनाव हुआ 11 नवंबर 2025। क्या फ्रेंड्स, 11 नवंबर 2025। आइए देखते हैं इसके आगे। और
चुनाव परिणाम 14 नवंबर 2025 को घोषित कर दी गई थी। कुल पंजीकृत मतदाता 7.45 करोड़, परंतु इसमें पुरुष मतदाता कितने 3.94 करोड़ और महिला मतदाता 3.51 करोड़। फर्स्ट टाइम वोटर लगभग 14 लाख। पहले चरण में मतदान हुआ था 65.08%, वहीं दूसरे चरण में मतदान 68.76% हुआ था। महिलाओं ने जीत दर्ज की 29 सीटों पर। ये बात को जरूर से आप याद रख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, वहीं अगर हम बात करते हैं 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त 22 नवंबर 2025 को हो चुका था। अभी वर्तमान में 18वीं लोकसभा 18वीं विधानसभा चुनाव हुआ है। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? सम्राट चौधरी। ये मुख्यमंत्री के जगह पर ये है प्रधानमंत्री। वर्तमान में उप मुख्यमंत्री कौन है? विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिहार एग्जाम के परिदृश्य को देखते हुए कि वर्तमान में विधान सभा का अध्यक्ष कौन है? प्रेम कुमार जी हैं। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की विदेश यात्रा, यहाँ पे तिथि दिया गया है और कौन कौन से देश की ये यात्रा की है यहाँ भी ये दिया गया है। हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट कौन हो जाता है? कौन से देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो हम पहले आप देख चुके हैं। जैसे 6 से 11 जुलाई 2026 ये इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का यात्रा किए हैं। 27 से 29 जून 2026 सेशल्स का यात्रा किए हैं। 13 से 18 जून 2026 फ्रांस एवं स्लोवाकिया की यात्रा किए हैं। 5 से 20 मई 2025 यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली। मेलोनी 26 फरवरी 2026 इजराइल का यात्रा किए। 7-8 फरवरी 2026 मलेशिया के यात्रा किए। वहीं अगर हम बात करते हैं 15 से 18 दिसंबर 2025 जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान का यात्रा की है। ये बात को जरूर से याद रख लेंगे। आइए फ्रेंड्स, वहीं अगर हम बात कर लेते हैं आगे की ओर, तो 21 से 23 नवंबर 2025 दक्षिण अफ्रीका का यात्रा किए। 11 से 12 नवंबर 2025 भूटान का यात्रा। 28 अगस्त से 1 सितंबर 2025 जापान और चीन का यात्रा किए। 23 से 26 जुलाई 2025 यूनाइटेड किंगडम और मालदीव का यात्रा किए। वहीं 2 से 9 जुलाई 2025 घाना, त्रिनिदाद टोबैको, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया का यात्रा किए। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन एक दृष्टि में। यहाँ पे संस्थान या संगठन दिया गया है। इसका स्थापना कब हुआ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? और इस संगठन के प्रमुख अध्यक्ष या महासचिव कौन है? और इस संगठन के अंतर्गत वर्तमान में कितने सदस्य हैं? ये दिया गया है। तो देखते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का स्थापना 1919 में हुआ है। इसका मुख्यालय जेनेवा है और इसके महानिदेशक कौन है? तो गिलबर्ट ओंगबो हैं। इसके अंतर्गत कुल 187 सदस्य हैं और 187वां सदस्य टोगा है। कौन फ्रेंड्स? टोगा। इंटरपोल इंटरपोल का स्थापना 1923 में हुआ है। फ्रांस के लियोन्स में इसका मुख्यालय है और इसका वर्तमान में महानिदेशक वाल्डेसी उर्किजा है। 196 इसके अंतर्गत सदस्य हैं और 196वां सदस्य पलाऊ है, पलाऊ देश है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ इसकी स्थापना 1921 में हुआ है। यूके के लंदन में इसका मुख्यालय है और वर्तमान में इसके महासचिव शर्ली बोचवे हैं, अफ्रीका के हैं। इसके अंतर्गत 56 देश सदस्य हैं और 56वां देश टोगो है। वहीं फ्रेंड्स बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको देख लेते हैं पहले। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO इसकी स्थापना 1945 में हुआ है। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष या महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुतेरस है। 193 देश सदस्य इसमें है। वही 193वां सदस्य देश कौन है? दक्षिण सूडान है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इसकी स्थापना 1945 में हुआ है। वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है और क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा इसके क्या है? महासचिव है। 191 देशों का सदस्य है और 191वां सदस्य कौन है? तो याद रख लीजिएगा, लिंकटेनस्टीन एक देश है, याद रख लीजिएगा। विश्व बैंक इसका स्थापना 1945 में हुआ है। वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष के रूप में अजय बंगा जी हैं और 189 देश के सदस्य हैं। 189वां सदस्य नोरू है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO इसकी स्थापना 1945 में हुआ है। इटली के रोम में इसका मुख्यालय है। क्यू डोंग्यू
इसके क्या हैं तो अध्यक्ष हैं और 197 देश के सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे इसकी स्थापना 1945 में हुआ है। नीदरलैंड के द हेग में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष यूजी इवासावा हैं और 194 देश के सदस्य इसमें हैं। यूनेस्को इसकी स्थापना 1945 में फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय है। वहीं अगर महासचिव की बात करते हैं तो खालिद अल एनानी वर्तमान में इसके महासचिव हैं। इसमें टोटल 195 देश के सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ इसकी स्थापना 1946 में हुआ है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके प्रमुख जो हैं कैथरीन रसेल हैं। 191 सदस्य हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इसका स्थापना 1948 में हुआ है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। वहीं अगर हम बात करते हैं टेड्रोस आधानोम वर्तमान में इसके क्या हैं महासचिव हैं। 194 सदस्य हैं। ओके फ्रेंड्स, इस बात को जरूर से याद रख लीजिएगा। आइए आगे की ओर देखते हैं। ध्यान से देखेंगे। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD इसकी स्थापना 1961 में हुआ है। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। महासचिव जो है मातियास कार्मन है। 38 सदस्य हैं। 38वां सदस्य कोस्टा रिका है। नाटो इसका स्थापना 1949 में हुआ है। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। महासचिव मार्क रूट हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं इसमें सदस्य तो 32 सदस्य है। 32वां सदस्य स्वीडन है। वही फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR इसकी स्थापना 1950 में की गई है। जिनेवा इसका राजधानी है। उच्चायुक्त के रूप में फिलिपो ग्रांडी है। 136 सदस्य। यूरोपियन संघ EU इसकी स्थापना 1958 में हुआ है। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। वहीं उर्सुला वान डेर लेयन इसके क्या हैं अध्यक्ष है और इसमें टोटल 27 सदस्य हैं। इस बात को याद रख लीजिएगा कि ब्रिटेन अब EU का सदस्य नहीं रहा। जरूर से इसको याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट बात है। ओपेक तो ओपेक का स्थापना 1960 में हुआ है। ऑस्ट्रिया के वियना में इसका मुख्यालय है। महासचिव हैथम अलघीस हैं। 12 सदस्य। वहीं अगर हम बात करते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM इसकी स्थापना 1961 में हुआ है। इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका मुख्यालय है। इल्हाम अलिएव इसके क्या हैं तो प्रमुख है। 120 इसमें सदस्य हैं। मूल तौर पर ब्रिटिश जिन देशों को गुलाम बनाया था वही देश इसके क्या हैं सदस्य होते हैं। जैसे भारत भी गुट निरपेक्ष के क्या हैं सदस्य हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इसकी स्थापना 1961 में हुआ है। यूके के लंदन में इसका मुख्यालय है। महासचिव एंगनेस कैलमर्ड हैं। 150 सदस्य हैं। अंगटाड इसकी स्थापना 1964 में हुआ है। जेनेवा में इसका मुख्यालय है। महानिदेशक रेबिका ग्रीन एंस्टेन है। इसमें सदस्य अनुपस्थित अर्थात यहाँ पे डाटा नहीं दिए गए हैं। इस बात को याद रख लीजिएगा। वहीं फ्रेंड्स अगर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP इसकी स्थापना 1965 में हुआ है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। वही अगर हम बात करते हैं प्रशासक तो अलेक्जेंडर डी क्रुक हैं और 170 इसमें सदस्य हैं। एशियाई विकास बैंक ADB इसकी स्थापना 1966 में हुआ है। फिलीपींस के मनीला में इसका मुख्यालय है। मासातो कांडा इसके वर्तमान में अध्यक्ष है और 69 इसमें सदस्य 69वां सदस्य इजराइल है। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB इसकी स्थापना 2014 में चीन के शंघाई में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ हैं और इसके अंतर्गत 10 सदस्य 10वां सदस्य उज्बेकिस्तान है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ जिसको बोलते हैं आसियान इसकी स्थापना 1967 में किया गया है। इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका मुख्यालय है। महासचिव काओ किम हाउन है और इसके अंतर्गत कुल 11 सदस्य और 11वां सदस्य पूर्वी तिमोर है। दक्षेस जिसको हम लोग बोलते हैं सार्स इसकी स्थापना 1985 में की गई है और नेपाल के काठमांडू में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके महासचिव मोहम्मद गुलाम सरवर है। 8 देशों का यह सदस्य है जिसमें 8 देश के सदस्य जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका यही जो 8 देश है इसके क्या है सार्क के सदस्य है। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। G15 इसकी स्थापना 1989 में की गई है। जिनेवा में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जारी नहीं दिए गए हैं परंतु 17 सदस्य हैं और विकासशील देशों का यह संगठन है।
एपेक इसकी स्थापना 1989 में की गई है। सिंगापुर इसका मुख्यालय है। रेबेका फातिमा सांता मारिया वर्तमान में इसके महासचिव हैं। 21 सदस्य और 21वां सदस्य वियतनाम है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी इसकी स्थापना 2006 में की गई है और इसका जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। अध्यक्ष कौन है? तो लुइगी सोरका है और 47वां सदस्य चेक गणराज्य है। कौन है फ्रेंड्स? चेक गणराज्य है। इस बात को जरूर से याद रख लीजिएगा। विश्व व्यापार संगठन WTO इसकी स्थापना 1995 में। जिनेवा इसका राजधानी है। नागोजी ओंकोजो इवेला वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं और 166 सदस्य हैं। 166वां सदस्य तिमोर लिस्ट है। वहीं अगर हम बात करते हैं एसेम, एसेम की स्थापना जो हुआ है 1996 में हुआ है। कब हुआ फ्रेंड्स? 1996 में हुआ है। इस बात को जरूर से याद रख लीजिएगा। ब्रुसेल्स इसका क्या है? मुख्यालय है। अध्यक्ष सचिव वगैरह नहीं दिए गया है, परंतु इसके अंतर्गत 51 राष्ट्र प्लस 2 अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र अर्थात 53 देशों का यह सदस्य है। बिम्स्टेक इसका जो स्थापना हुआ है 1997 में हुआ है। ढाका इसका मुख्यालय है। महासचिव इंद्रमणि पांडे जी हैं और वर्तमान में इसके अंतर्गत कुल कितने सदस्य हैं? तो इस बात को जरूर से याद रख लीजिएगा कि 7 सदस्य हैं। शंघाई सहयोग संगठन SCO इसका गठन जो हुआ है यह स्थापना 2001 में हुआ है। चीन के बीजिंग में इसका मुख्यालय है। महासचिव नूर नाल नाल एरमेकबायेव हैं और इसके अंतर्गत 10 सदस्य, 10वां सदस्य बेलारूस है। अफ्रीकी संघ AU इसका स्थापना 2002 में हुआ है। अदीस अबाबा इसका मुख्यालय है। महानिदेशक पॉल कांगमे है और इसके अंतर्गत 55 सदस्य हैं। इब्सा इसकी स्थापना 2004 में हुआ है। स्विट्जरलैंड के लुगानो में इसका मुख्यालय है। इसमें तीन सदस्य भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स इसका स्थापना 2009 में किया गया है। चीन के शंघाई में इसका मुख्यालय है। वहीं अगर हम बात करते हैं लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा इसमें क्या है? तो महासचिव हैं और 11 सदस्य। 11वां पूर्व सदस्य इंडोनेशिया है। कौन है फ्रेंड्स? इंडोनेशिया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इसका स्थापना 2015 में किया गया है। हरियाणा के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है और महानिदेशक आशीष खन्ना है। 107वां सदस्य के रूप में मोल्डोवा देश है। कौन देश है फ्रेंड्स? मोल्डोवा देश है। आइए आगे की ओर देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक दिया गया है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025-26। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 इसका आयोजन 12-13 सितंबर 2025 भारत के नई दिल्ली में की गई थी। इसका थीम क्या था? तो बिल्डिंग फॉर रेसिलियंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी अर्थात लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। वही फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं ये 18वां है। 17वां कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ है और 19वां कहाँ होने वाला है? तो याद रख लीजिएगा 3 में होगा, 2027 में होगा। 22वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 आयोजन 15-17 जून 2026 में हुआ है और ये हुआ कहाँ है? तो फ्रांस के एवियन लेस वैंस में हुआ है। 91वां कहाँ हुआ था? तो याद रख लीजिएगा कनाडा के काना नेस्किट्स में हुआ था और 53वां कहाँ होगा? तो अमेरिका में होगा। वहीं फ्रेंड्स आगे की ओर बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2026 आयोजन जो हुआ था ये कहाँ हुआ है? कैमरून के याउंडे 26-29 मार्च 2026। भारत का प्रतिनिधित्व के रूप में कौन थे? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी थे। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 इसका आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में हुआ और यह 2 से 5 मार्च 2026 तक यह आयोजन हुआ था। इसका थीम जो था द IT इरा ए स्मार्टर वे फॉरवर्ड। इसका क्या था? थीम था, ये भी आप याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। बायोफेच 2026 इसका आयोजन जो था जर्मनी के नूर्नबर्ग में हुआ है और 10 से 13 फरवरी 2026। थीम जो था ग्रोविंग टुमारो यंग वॉयस वर्ल्ड विजनल। इसका क्या था? थीम था, इस बात को याद रखेंगे। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। 62वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2026 आयोजन जो हुआ था यह आपका जर्मनी के म्यूनिख के होटल वायरिसर हॉफ में हुआ है। 16 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक हुआ है। इसका थीम विनाश के अधीन अंडर डिस्ट्रक्शन
विश्व सरकार सम्मेलन 2026 आयोजन दुबई, संयुक्त अरब अमीरात 3 से 5 फरवरी 2026 में हुआ था। थीम जो था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, इसके क्या थे थीम थे। वहीं अगर हम बात करते हैं आगे की ओर, दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026 आयोजन जो हुआ है भारत के मंडपम नई दिल्ली 24 से 25 जनवरी 2026। थीम जो था कलेक्टिव विस्डोम यूनाइटेड वॉयस एंड म्यूचुअल कॉन्स्टिट्यूएंस, इसके क्या थे थीम थे। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन, इसको देखते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखेंगे। तो ये जो है इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है 17 से 19 दिसंबर 2025। विषय जो था संतुलन संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान। ग्लोबल AI शो 2025 आयोजन जो हुआ है UAE के आबू धाबी में हुआ है 8-9 दिसंबर 2025। थीम जो था AI 2021 एक्सेलरेटिंग इंटेलिजेंस फ्यूचर, इसके क्या थे थीम थे। ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025 आयोजन जो हुआ है ओडिशा के पुरी में हुआ है। थीम जो था सशक्त भारत, पर्याप्तता, संतुलन, नवाचार, इसके क्या थे थीम थे, इस बात को याद रख लीजिएगा। आइए आगे की ओर देखते हैं। विश्वा G20 शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन जो हुआ है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है 22-23 नवंबर 2025। थीम जो था एकजुटता, समानता, स्थिरता। 19वां कहाँ हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। और 21वां कहाँ होगा तो USA 2026 में होगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं तीसरा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP13, इसका आयोजन ब्राजील के वेगा में हुआ था। इसका जो थीम था सतत विकास और जलवायु द्वितीय। COP29 कहाँ हुआ था तो अजरबैजान के बाकू। और COP31 कहाँ होगा तो 2026 में तुर्की के आताल्या में होगा। आठवीं अंतर्राष्ट्रीय क्या बोले फ्रेंड्स, आठवीं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन सभा 2025, इसका आयोजन कहाँ हुआ तो ध्यान से देखेंगे नई दिल्ली के नई दिल्ली के मंडप में हुआ है। और वहीं अगर इसका थीम की बात करते हैं एक सूर्य, एक विश्व, एक साझा संकल्प। 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन मलेशिया के कुआलालंपुर। जो थीम था वह का थीम था इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। 46वां कहाँ हुआ था तो मलेशिया के कुआलालंपुर में ही हुआ था। वहीं 48वां कहाँ होगा याद रख लीजिएगा फिलीपींस के सेबू में होगा। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन जर्मनी के बर्लिन में। मुख्य विषय विभाजित दुनिया में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी। ये इसका क्या था तो इसका थीम था, इस बात को याद रख लेंगे। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। अगला 9वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2025 आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में हुआ है। और थीम जो था कर्म, पुनर्जन्म, पारगमन और अवतार सिद्धांत, इसका मुख्य थीम था। 25वां SCO शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन चीन के तियानजिन में हुआ है। थीम जो था प्रमोटिंग द संघाई स्पिरिट और SCO इन एक्शन, इसके क्या थे थीम थे। 24वां कहाँ हुआ था कजाकिस्तान में हुआ था। और 26वां कहाँ होगा तो याद रख लीजिएगा किर्गिस्तान के बिश्केक में होगा। 2026 किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक ही है। वहीं फ्रेंड्स अगर बात करते हैं विश्व AI सम्मेलन 2025 आयोजन चीन के संघाई में हुआ था। थीम जो था AI युग में वैश्विक एकजुटता, इसके मुख्य थीम था, इस बात को जरूर से याद रख लेंगे। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे की ओर। 35वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन नीदरलैंड के द हेग में हुआ था। 34वां जो हुआ था ये अमेरिका के वाशिंगटन DC में हुआ था। और 36वां जो होगा वो तुर्की में होगा। कहाँ होगा तुर्की में होगा। 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन 2025 अध्यक्षता वर्तमान अध्यक्ष श्रीलंका। वहीं इसके थीम जो था भविष्य की पीढ़ी के लिए टिकाऊ हिंद महासागर, इसके मुख्य थीम थे। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2025-26। तो आइए देखते हैं। 11वां रायसीना डायलॉग 2025, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। और इसका जो विषय था संस्कार, अधिकथन, सामंजस्य, उन्नति। मुख्य अतिथि अलेक्जेंडर स्टब जो थे। और ये कहाँ के तो फिनलैंड के राष्ट्रपति थे, फिनलैंड के राष्ट्रपति।
39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद। वहीं थीम स्टेट क्या था तो उत्तर प्रदेश और मेघालय। भागीदार देश मिस्र। मिस्र की राजधानी क्या होगा काहिरा हो जाएगा। थीम जो है लोकल टू ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत इसके मुख्य थीम थे। इस बात को याद रखेंगे। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। विंग्स इंडिया 2026 आयोजन जो है ये तेलंगाना के हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर ये आयोजन किया गया था। जो थीम था इंडियन एविएशन सेविंग द फ्यूचर इसके मुख्य थीम था। चौथा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 आयोजन जो था ये भारत के मंडपम नई दिल्ली में हुआ था। थीम जो था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इसके मुख्य थीम था। समिट के 3 मुख्य स्तंभ लोग पृथ्वी और प्रगति इसके मुख्य थीम थे। विश्व पुस्तकालय मेला 2026 ये 53वां संस्करण था। आयोजन जो था वो नई दिल्ली के मंडपम में हुआ है। वहीं फोकस देश जो था ये आपका कौन था स्पेन था। अतिथि देश जो थे वो आपका कतर था। थीम जो था भारतीय सैन्य इतिहास सौर और ज्ञान @75 ये जरूर से आप याद रख लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनता है। इस बात को याद रखेंगे। वहीं फ्रेंड्स अगर बात करते हैं अर्थ समिट 2025 आयोजन जो था ये गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। महात्मा मंदिर। थीम जो था वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकार सारथी पहल के तहत 13 से अधिक डिजिटल सेवाओं को शुभारंभ किया। 46वां भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ सम्मेलन 2025 आयोजन जो था वो कोलकाता में हुआ। वहीं थीम की बात करते हैं तो लोकग्रह समृद्धि भारत के समावेशी विकास के जनसांख्यिकी चालक इसके कहते हैं मुख्य थीम थे। इस बात को जरूर से याद रखेंगे। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 आयोजन जो था हरियाणा के पंचकुला में हुआ। वहीं अगर हम बात करते हैं थीम तो विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 आयोजन जो था ये आपका दिल्ली के यशो भूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजन किया गया था। विषय परिवर्तन के लिए नवाचार इनोवेशन टू ट्रांसफॉर्म इसके क्या थे मुख्य विषय या थीम थे। इस बात को याद रखेंगे। 6वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 आयोजन जो था ये जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में हुआ था। वही थीम की बात करते हैं इम्पावरिंग फाइनेंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय एआई इसके मुख्य थीम थे। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 आयोजन जो था आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम। विषय जो था विकसित भारत सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन इसके मुख्य विषय या थीम था। वहीं अगर हम बात करते हैं 9वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2025 ये आयोजन जो था गुजरात के अहमदाबाद। वहीं विषय की बात करते हैं तो कर्म पुनर्जन्म पारगमन और अवतार सिद्धांत इसके मुख्य विषय थे। इस बात को जरूर से याद रखेंगे। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 आयोजन जो था वो कोलकाता के फोर्ट विलियम्स में हुआ। वही विषय की बात करते हैं तो सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2025 यह चौथा संस्करण है। आयोजन की बात करते हैं तो नई दिल्ली के यशो भूमि द्वारका में हुआ है। वहीं विषय की बात करते हैं तो बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस इसके क्या थे मुख्य विषय थे। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 आयोजन नई दिल्ली। थीम जो था औद्योगिक जल उपयोग दक्षता इसके क्या थे मुख्य थीम थे। इस बात को जरूर से याद रखेंगे। फिट इंडिया कॉर्निक 2025 आयोजन नई दिल्ली। आयोजक भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया मिशन। एयरो इंडिया शो 2025 यह जो संस्करण था 15वां संस्करण था। और आयोजन की बात करते हैं तो ये आपका कहाँ तो येलहंका एयरफोर्स स्टेशन कहाँ है बेंगलुरु में है और यहीं पे आयोजित की गई थी। वहीं अगर हम बात करते हैं विषय या थीम तो द रनवे टू ए विलियन अपॉर्चुनिटीज इसके क्या थे मुख्य विषय या थीम थे। 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजन नई दिल्ली के मंडपम में हुआ। वहीं विषय या थीम की बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार इसके क्या थे थीम थे। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर। वहीं किसके द्वारा तो विदेश मंत्रालय के द्वारा ओडिशा सरकार के सहयोग से यह सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि क्रिस्टीन कार्ला कंगालू ये जो है ये आपका
त्रिनिदाद और टोबैको के राष्ट्रपति हैं। सम्मेलन का थीम जो है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। इस बात को याद में रखेंगे। आइए आगे की ओर देखते हैं। अगला टॉपिक दिया गया है वर्ष 2025-26 के विभिन्न ऑपरेशन। इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको चलिए देखते हैं। ऑपरेशन अमी उस्ताद, ये जो है भारत सरकार के द्वारा वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के पश्चात शुरू किया गया एक राहत अभियान है। ऑपरेशन अंतिम प्रहार, इसके तहत महाराष्ट्र में गढ़चिरौली को नक्सल मुक्त घोषित किया गया। ऑपरेशन हिम सेतु, भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा उत्तरी सिक्किम में लाचेन और चुंगथांग के बीच भूस्खलन और बर्फबारी में फंसे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को निकालने के लिए चलाया गया एक त्वरित और सफल बचाव अभियान था। ऑपरेशन क्रैकडाउन, तेलंगाना पुलिस द्वारा संगठित साइबर अपराध नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, भारतीय नौसेना द्वारा हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले तेल और गैस जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। ऑपरेशन त्रासी, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चतरू इलाके में आतंकी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, अमेरिका द्वारा इराक के परमाणु और सैन्य बुनियादी ढांचों को नष्ट करने के लिए यह चलाया गया। ऑपरेशन मेगाबुरी, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सरंडा और कोल्हान के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया अभियान है। ऑपरेशन स्वदेश, ये आपका ईरान में हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए केंद्र सरकार ने ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापसी के लिए शुरू किया गया यह था। वहीं अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, इसके तहत अमेरिकी सेना के डेटा फोर्सेस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क लाया। ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस, ये एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स सिंडिकेट्स को खत्म करने हेतु शुरू किया था। ऑपरेशन हॉक आई, इसके तहत अमेरिकी सेना ने सीरिया में आईएसआईएस ठिकानों पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है। ऑपरेशन सागर बंधु चक्रवात, क्या बोले फ्रेंड्स, चक्रवात द्वीतवास से प्रभावित श्रीलंका के लोगों को बचाने और राहत कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन हॉक, सीबीआई द्वारा ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन, राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण राष्ट्रव्यापी एंटी नारकोटिक्स अभियान है। इस बात को फ्रेंड्स याद रख लेंगे। आइए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, वही अगर हम बात कर लेते हैं आगे की ओर, तो ऑपरेशन सदर्न स्पीयर, नार्को आतंकवादी नेटवर्क और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया फ्रेंड्स? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा चलाया गया। इस बात को याद रख लेंगे। आइए वहीं अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन फायर ट्रेल, भारत में चीन पटाखों की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर फॉरेर गुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया सबसे बड़ा नक्सल विरोधी ऑपरेशन है। ऑपरेशन महादेव, इसके तहत भारतीय सेना द्वारा श्रीनगर के लिकवास इलाके में 3 आतंकियों को मार गिराया। ऑपरेशन मुस्कान 11, इसके तहत तेलंगाना पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया। ऑपरेशन फाल्कन, असम में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने हेतु चलाया गया। ऑपरेशन काल नैनी, उत्तराखंड सरकार द्वारा संतों या धार्मिक शक्तियों का वेश धारण कर ठगने और धोखा देने वालों के खिलाफ ये चलाया गया। 10 जुलाई को यह चलाया गया था। ऑपरेशन शिवा, भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा के सुरक्षित और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए बड़े सैन्य हमले का कोडनेम था। ऑपरेशन सिंधु, भारत सरकार द्वारा इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था। 18 जून को चलाया गया। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3, इसके तहत
ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमला किया था। ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ किया गया एक बड़े पैमाने का और अत्यधिक समन्वित सैन्य हमला था। ऑपरेशन स्पाइडर वेव इसके तहत रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर घातक ड्रोन हमला किया था। इस बात को याद रख लेंगे। ऑपरेशन शील्ड भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए किया गया मॉक ड्रिल है। ऑपरेशन केलकर भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों को खत्म करने के लिए चलाया गया। वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर तो भारत सरकार द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पीओके में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। वही फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं इसके आगे और तो ध्यान से देखेंगे। ऑपरेशन चक्र 5 सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स के खिलाफ ऑपरेशन ब्रह्मा भारत इसके तहत म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए मानवीय सहायता भेजी है। ऑपरेशन डेविड हंट बांग्लादेश द्वारा देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। ऑपरेशन सद्भाव भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए। ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न तथा धर्म परिवर्तन को कम करने एवं इसके संलिप्त अपराधियों के गिरफ्तारी हेतु यह ऑपरेशन चलाया गया था। इस बात को याद रख लेंगे। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला टॉपिक दिया गया है भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट। इसको देखते हैं हम लोग। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 यह दूसरा संस्करण था। जारीकर्ता नीति आयोग और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें जो शीर्ष राज्य है ये ओडिशा, गोवा और झारखंड है। अग्रणी राज्य वहीं अगर हम बात करते हैं तो गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ है। फॉर्मर राज्य मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार है। और वहीं अगर हम बात करते हैं आकांक्षी राज्य यानी सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल है। इस बात को याद रखेंगे। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ते हैं। चौथा निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। राज्यों में शीर्ष 3 राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। छोटे राज्य की बात कर छोटे राज्य या पहाड़ी क्षेत्र में शीर्ष स्थान उत्तराखंड को है। यूटीज में शीर्ष स्थान दादर और नागर हवेली एवं दमन दीव को है। बिहार का स्थान यहाँ कौन सा है तो 22वां है। इस बात को याद रख लीजिएगा। स्कोर की बात करते हैं तो 32.06 बिहार का स्कोर रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं स्वस्थ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 इसके द्वारा जारी किया गया तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। अब आप समझिए यहाँ पे कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो राज्य क्षेत्र है वो पहला स्थान में कौन है तो इंदौर है। वहीं 10 लाख से जनसंख्या जो 10 लाख से क्या हो कम हो इसमें पहला स्थान अमरावती है और दूसरा स्थान झांसी है। इसमें पहला स्थान इंदौर और दूसरा स्थान जबलपुर है। जनसंख्या जो 3 लाख से कम हो पहला स्थान देवास और दूसरा स्थान परवाणु है। क्या है फ्रेंड्स परवाणु है। इस बात को याद रखेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके आगे और तो ध्यान से देखेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 यह 9वां संस्करण था। आयोजन जो है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया। थीम जो है कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर लगातार यह 8वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। स्वच्छ बड़ा शहर 10 लाख से अधिक जनसंख्या में कौन है अहमदाबाद है। सर्वश्रेष्ठ गंगा नगर प्रयागराज है। वहीं सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड सिकंदराबाद है। बिहार का सबसे स्वच्छ शहर पटना रैंक में 21वां है और 2023 में बिहार का स्थान 15वां 28 राज्य में था। इस बात को जरूर से याद रखेंगे। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला पॉइंट आपका दिया गया है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2025 छठा संस्करण है। जारीकर्ता जो है ऊर्जा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव आकाश त्रिपाठी। फ्रंट रन जो क्या है 60 अंक से अधिक जिन कौन राज्य है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु। वहीं अगर हम बात करते हैं एसीवर में जो 50-60 अंक के मध्य असम और केरल है। वहीं अगर हम बात करते हैं दावेदार जो 30 से 50 अंक के नियर अबाउट अर्थात कौन है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ओडिशा और उत्तर प्रदेश। आकांक्षी राज्य जो 30 अंक से कम प्राप्त किए हैं ये अन्य राज्य तेलंगाना,
और आंध्र प्रदेश 2 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, इस बात को याद रखेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, ये नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं, इस बात को जरा फ्रेंड्स याद रख लेंगे कि इसमें शीर्ष प्रदर्शनकर्ता जो राज्य है वो आपका ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गोवा है। अग्रणी राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना है। सबसे खराब प्रदर्शन अर्थात आकांक्षी जो राज्य है वो पंजाब, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। वही फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं आगे इसकी ओर, तो नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 इसे 24 जनवरी 2025 को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया द्वारा जारी किया गया। यह सूचकांक वित्त वर्ष 2022 में राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया गया। प्रथम स्थान इंदौर का है, प्रथम स्थान ओडिशा और दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ का है और तीसरा स्थान गोवा का है। तो प्रथम स्थान ओडिशा ये स्कोर में 67.8% स्कोर किया। वहीं बिहार का जो स्थान है ये 7वां है। उत्तर प्रदेश 7वां और मध्य प्रदेश 9वां स्थान प्राप्त किया है। इस बात को जरूर से याद रखेंगे। वैश्विक, ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 जारी जो किया है यूएनडीपी के द्वारा जारी किए गए हैं। विश्व भर में लगभग 1.1 बिलियन लोग तीव्र गरीबी में रह रहे हैं। गरीब आदमी में से आधे से अधिक अर्थात 584 मिलियन बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के हैं। ये कहीं न कहीं बहुत ही बुरी ये बात है। 18 वर्ष से कम उम्र के जो लोग जो गरीब हैं, ये तो कहीं न कहीं देश का ये लापरवाही है ऐसा माना जाएगा। ध्यान से देखिएगा, पूरी दुनिया में भारत में सबसे अधिक 23.4 करोड़ गरीब लोग रहते हैं। 23.4 करोड़ लोग क्या रहते हैं? गरीब रहते हैं। छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 जारी जो किया है वो फसाई के द्वारा जारी किया गया है। प्रथम स्थान केरल का है, दूसरा स्थान तमिलनाडु का है। पूर्वोत्तर पहाड़ियों राज्यों में प्रथम स्थान नागालैंड का है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश राज्यों में प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर का है। बिहार का इसमें 21वां स्थान है, ये भी आपको याद रखना है। चौथा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। वहीं प्रथम स्थान केरल और उत्तराखंड का है, दूसरा स्थान तमिलनाडु का है। यूपी में प्रथम स्थान चंडीगढ़ का है और दूसरा स्थान जम्मू कश्मीर का है। बिहार का सबसे अंतिम इसमें स्थान प्राप्त है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 8वां संस्करण जारीकर्ता केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की थीम वेस्ट टू वेल्थ। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की थीम रिड्यूज रीयूज और रिसाइकल। सबसे स्वस्थ शहर इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से है। तीसरा स्वस्थ शहर नवी मुंबई, पटना का स्थान 77वां है। सबसे स्वच्छ छावनी महू छावनी बोर्ड मध्य प्रदेश में है। कहाँ है फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश में है, इस बात को याद रख लेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, विभिन्न रिपोर्ट या सूचकांक 2025-26। यहाँ पे रिपोर्ट या सूचकांक दिए गए हैं और इसको जारीकर्ता संस्था या संगठन दिए गए हैं। इस संगठन के अंतर्गत कुल कितने देश या शहर हैं, शीर्ष स्थान पर कौन से देश या शहर हैं और भारत का इसमें कौन सा स्थान या रैंक है, इसके बारे में दिए गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन बढ़िया वाला बनता है। करंट अफेयर्स का एक बढ़िया वाला टॉपिक ये है, क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, इस बात को जरूर से याद रख लेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 ये किसके द्वारा जारी किया गया है? द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। इसके अंतर्गत 173 देश है। कोपेनहेग नंबर 1 पे है और दिल्ली जो 120वें स्थान पर है। हैप्पी सिटी इंडेक्स टाइम आउट के द्वारा जारी किए गए हैं। इसमें देश नहीं बताया गया है, परंतु इंग्लैंड के बाथ नंबर 1 पे है। जयपुर 6वें स्थान पर है। वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2026 ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस जारी किया है। वहीं अगर हम बात करते हैं 197 क्या है इनमें देश हैं और स्वीडन इस पर नंबर 1 पे है। भारत की बात करते हैं तो भारत का स्थान 125वां है। बहुत ही ज़्यादा जरूरी ये बात आप याद रख लीजिएगा। सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2026 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किए गए हैं। 167 देश इसमें है। वहीं फिनलैंड का नंबर 1 स्थान है और भारत का 2वां स्थान है, तो 94वां स्थान है, 94वां स्थान है। आपको तो फ्रेंड्स यही याद रख लेना है। बाकी ये जारीकर्ता वाला भी आप याद रख सकते हैं, परंतु भारत में इस सूचकांक का कौन सा रैंक है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रख लीजिएगा।
यही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये जो है हेनले एवं पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है और किया गया, और 192 कुल देश इसमें है। सिंगापुर का नंबर 1वां स्थान है, और 21वां स्थान जो है 81वां जो स्थान है वो भारत का है। इसके पहले 75वां स्थान था। वहीं बात करते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2026, ये जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया। 163 इसके अंतर्गत देश है। आइसलैंड नंबर 1 पे है और 127वां स्थान भारत का है। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट 2026 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया गया। इसमें हम देश नहीं दिया गया परंतु अमेरिका नंबर 1 पे है और भारत का स्थान 6वां है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किए गए हैं। इसमें 120 देश हैं। स्वीडन नंबर 1 पे है, भारत का 17वां स्थान है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 रिपोर्ट्स विदाउट बोर्ड्स, ये फ्रांस के द्वारा जारी किए गए हैं। 180 इसमें देश है। नॉर्वे नंबर 1 पे है और भारत का स्थान 197वां है, 57वां है। वहीं अगर हम बात करते हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया। इसमें 163 सदस्य हैं। वहीं अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान इसमें नंबर 1 पे है और 13वां स्थान भारत का है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 IIED के द्वारा जारी किए गए। 162 इसमें देश हैं। आइसलैंड नंबर 1 पे है, भारत का स्कोर 5.31 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया है। इसमें 147 देश हैं। फिनलैंड नंबर 1 पे है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो भारत का स्थान 116वां है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया। 127 इसके अंतर्गत देश है। अमेरिका नंबर 1 पे है और भारत का स्थान 45वां है। वहीं अगर हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया। 154 देश है। सिंगापुर नंबर 1 पे है, भारत का स्थान 16वां है। नुबियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 नुबियो क्राउड सोशलिस्ट के द्वारा जारी किया गया है और इसके अंतर्गत 304 देश है। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा 304 है या कितना है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा, एक बार सर्च कर लीजिएगा। इसमें चीन के किंगडाओ नंबर 1 पे है और भारत में प्रथम स्थान बेंगलुरु का है। भ्रष्टाचार क्या बोले फ्रेंड्स, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया है। 180 इसमें देश नंबर 1 पे डेनमार्क और भारत का स्थान आपका 91वां है। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2026 ग्लोबल फायर पावर .com के द्वारा जारी किया गया। इसमें 145 देश नंबर 1 पे अमेरिका है और भारत का स्थान 4था है। महिला शांति और सूचना सुरक्षा सूचकांक 2025 जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन के द्वारा जारी किए गए। 191 इसके अंतर्गत देश है। डेनमार्क नंबर 1 पे है और भारत का स्थान 131वां है। इस बात को जरूर से याद रखेंगे। वही फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं इसके आगे और तो ध्यान से देखेंगे। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 जर्मन वाच के द्वारा जारी किया गया। 63 प्लस EU अर्थात 64 इसके अंतर्गत संस्थाएं शामिल है, देश शामिल है। डेनमार्क को चौथा स्थान है। वहीं अगर हम बात करते हैं भारत तो भारत 23वें स्थान पे है। 2025 में 10वां स्थान था। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट इसके द्वारा जारी किए गए हैं। वहीं इसके अंतर्गत 38 देश हैं और स्वीडन नंबर 1 पे है, भारत का स्थान 36वां है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 जर्मन वाच के द्वारा जारी किए गए हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 पे आपका सेंट विसेंट ग्रेनाडाइंस है, 15वां इसमें भारत का स्थान है। एशिया पावर इंडेक्स किसके द्वारा जारी किए गए हैं, लोबी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किए गए हैं। ये सीडीबी का इंस्टीट्यूट है और इसके अंतर्गत 26 देश, अमेरिका नंबर 1 पे है, भारत का स्थान तीसरा है। सतत व्यापार सूचकांक 2025 ये जो है हेनरिच फाउंडेशन और IMD के द्वारा जारी किया गया। 30 देश है इसमें सदस्य हैं। यूनाइटेड किंगडम नंबर 1 पे है, भारत का स्थान 23वां है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक
ये जो है सूचकांक 2025 द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया। 176 देश का सदस्य हैं। वहीं हांगकांग जो है नंबर 1 पे है, भारत का स्थान 128वां है। न्यू बेओ सेफ्टी इंडेक्स 2025 क्राउड सोसर्ट डेटाबेस न्यू बेओ के द्वारा जारी किया गया है। वहीं नंबर 1 पे है आबू धाबी, 67वां स्थान भारत का है। वहीं बात करते हैं वैश्विक एआई नवाचार इंडेक्स 2025 लिंकी सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा जारी किया गया। नंबर 1 पे अमेरिका है, भारत का स्थान 7वां। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो इसके द्वारा जारी किया गया। टोटल इसमें 139 देश हैं। स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है, भारत का 38वां स्थान है। मानव विकास रिपोर्ट 2025 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा जारी किया गया। 193 देश, जिसमें आइसलैंड नंबर 1 पे है, भारत का स्थान 130वां है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान के द्वारा जारी किया गया। आईएमडी इसे इसमें 146 देश। वहीं अगर हम बात करते हैं नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख है। भारत में दिल्ली के 104वां स्थान है और मुंबई का 106वां स्थान है। देखते हैं फ्रेंड्स इसके आगे और आपका क्या हो जाएगा ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 काउंटर काउंटर फ्लाइट रिसर्च के द्वारा जिसको जारी किया गया है। सिंगापुर नंबर 1 पे है, बेंगलुरु का स्थान 26वें स्थान है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्था आईएमडी के द्वारा जारी किया गया। 69 इसके अंतर्गत देश है। वहीं सिंगापुर नंबर 1 पे है, भारत का स्थान 41वां है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किए गए हैं। इसके अंतर्गत 167 देश का सदस्य है। फिनलैंड इसके नंबर 1 पे है, 99वां भारत का स्थान है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है। अमेरिका नंबर 1 पे है, भारत का तीसरा स्थान है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया गया। 148 इसके अंतर्गत देश और नंबर 1 पे आइसलैंड है, भारत का 131वां स्थान है। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 इसके अंतर्गत कुल 170 देश है और इसमें भारत का स्थान कौन सा है, 36वां है। इस बात को जरूर से याद रख लीजिएगा। 2022 में 48वां हुआ करता था, वर्तमान में कितना है, 36वां है। आइए फ्रेंड्स अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक दिए गए है केंद्र सरकार की योजनाएं। तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स यहाँ योजना दिए गए हैं और इसकी शुरुआत कब किया गया है इसको देखते हैं। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2024 को 14 को शुरुआत किए गए हैं। मेक इन इंडिया सितंबर 2014, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, मिशन इंद्रधनुष योजना 25 दिसंबर 2014, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015, डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015, स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015, भारत माता परियोजना ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है, 31 जुलाई 2015, वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016, सेतु भारतम परियोजना ये रेलवे क्रॉसिंग से संबंधित है, 4 मार्च 2016। कितना फ्रेंड, 4 मार्च 2016, इस बात को याद रखेंगे। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, प्रधानमंत्री अवय वंदना योजना 21 जुलाई 2017, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य 25 सितंबर 2017, दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017, भारत नेट योजना 13 नवंबर 2017, राष्ट्रीय पोषण मिशन 30 नवंबर 2017, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत 13 सितंबर 2018, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना 15 फरवरी 2019। तो फ्रेंड्स 15 फरवरी 2019। वहीं अगर बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019, 24 फरवरी 2019, इस बात को याद रखेंगे। आइए देखते हैं इसके आगे और
प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 23 जुलाई 2019। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2019। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020। पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020। नई शिक्षा नीति 2020 ये जो है ये योजना 30 जुलाई 2020 को शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020। आत्मनिर्भर भारत योजना आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020। 12 नवंबर 2020 इस बात को याद रखेंगे। वहीं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020। पीएम वाणी योजना 9 दिसंबर 2020। पीएम युवा योजना 9 मई 2021। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। जान है तो जहान है अभियान 21 जून 2021। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त 2021। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021। स्वस्थ भारत मिशन शहरी 2.0 1 अक्टूबर 2021। स्वस्थ भारत मिशन शहरी 2.0 1 अक्टूबर 2021। अमृत 2.0 1 अक्टूबर 2021। पीएम श्री योजना 6 अक्टूबर 2021। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021। स्वनिधि से समृद्धि योजना 12 अप्रैल 2022 है। वहीं अगर हम बात करते हैं सरिस्ता योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय ये जो है 3 जून 2022 को शुरू की गई थी। अग्निपथ योजना 14 जून 2022। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना 14 जून 2022। पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022। युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय 2 अक्टूबर 2022। टेली मानस 10 अक्टूबर 2022 में अगर हम बात करते हैं मिशन लाइफ पीएम द्वारा केवड़िया ये गुजरात से इसकी जो शुरुआत की गई थी 20 अक्टूबर 2022 को शुरुआत की गई थी। इस बात को याद रखेंगे। वही फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं इसके आगे और तो डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा यह योजना जारी की गई है और मूल तौर पर इसकी शुरुआत 16 नवंबर 2022 को की गई है। अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय के द्वारा 27 दिसंबर 2022। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 11 जनवरी 2023। आरोग्य मंत्री 13 जनवरी 2023। जल जन अभियान 16 फरवरी 2023। 75/25 पहल स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा 17 मई 2023 में भी शुरुआत की गई थी। अमृत धरोहर योजना 5 जून 2023। विवाद से विश्वास 2.0 योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा 2 अगस्त 2023। 2 अगस्त 2023 इस बात को याद रखेंगे फ्रेंड्स। आइए देखते हैं इसके आगे और मेरा बिल मेरा अधिकार योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा यह योजना जारी की गई है 1 सितंबर 2023। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023। पीएम जनमन योजना 15 नवंबर 2023। पीएम सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2023। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024। एनपीएस वात्सल्य योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है 18 सितंबर 2024। पीएम ई ड्राइवर योजना 1 अक्टूबर 2024। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 3 अक्टूबर 2024। कितना अक्टूबर 3 अक्टूबर 2024 इस बात को जरूर से याद रख लेंगे। वहीं अगर बात करते हैं आयुष्मान भारत वय वंदना योजना 29 अक्टूबर 2024। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना कैबिनेट मंजूरी के द्वारा इस योजना को शुरू की गई है 6 नवंबर 2024 को। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना ये जो है 1 जनवरी 2024 को लागू होगा। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन 1 जनवरी 2025। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 24 जुलाई 2025 को ये लागू की गई थी। वहीं एकीकृत पेंशन योजना 1 अगस्त 2025 को ये लागू किया गया है। आइए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं।